हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। आज के हमारे इस वीडियो में हम गुप्त काल के विषय में जानेंगे, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इतिहासकारों ने गुप्त काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के नाम से संबोधित किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो इतिहासकार गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग मानते हैं, क्योंकि इनका यह मानना है कि वास्तव में गुप्त काल में ही भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है। इतिहासकारों का यह कथन है कि गुप्त काल ऐसी सर्वांगीण उन्नति एवं विकास का युग था जैसा कदाचित दोबारा भारतीय इतिहास के किसी भी युग में परिलक्षित नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इतिहासकार गुप्त काल को समाज के हर एक पक्ष की उन्नति एवं विकास का एक ऐसा युग मानते हैं जैसा कभी दोबारा नहीं आया। इन विद्वानों का यह मानना है कि समाज के हर एक पक्ष की उन्नति एवं समाज का विकास जैसा गुप्त काल में हुआ है, समाज की वैसी उन्नति और विकास भारतीय इतिहास के किसी भी युग में नहीं हुआ है। आइए जानते हैं गुप्त काल उपलब्धियों या फिर विशेषताओं के विषय में, जिनके कारण गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्त काल की पहली उपलब्धि अथवा विशेषता यह थी कि गुप्त काल महान सम्राटों का युग था। गुप्त काल में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, द्वितीय, कुमारगुप्त तथा स्कंदगुप्त जैसे अनेक महान सम्राट हुए, जिन्होंने अपने सैनिक पराक्रम एवं रणकुशल नीति तथा कूटनीति के बल पर उत्तर एवं दक्षिण भारत के अनेक शासकों को परास्त करके अर्थात उन पर विजय पाकर उन्हें अपने अधीन कर लिया। समुद्रगुप्त को इतिहासकारों ने 100 युद्धों का विजेता कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर शकारी की उपाधि धारण की थी। दूसरे शब्दों में कहें तो गुप्त काल को महान सम्राटों का युग माना जाता है, क्योंकि गुप्त काल में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त तथा स्कंदगुप्त जैसे अनेक महान सम्राटों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने सैनिक पराक्रम एवं रणकुशल नीति तथा कूटनीति के बल पर भारत के उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र के शासकों को परास्त करके अर्थात उन्हें हराकर उनके राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास में 100 युद्धों का विजेता माना गया है। गुप्त काल के एक अन्य शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था, जिसके कारण उन्हें शकारी की उपाधि दी गई थी। इसके साथ ही साथ इन्होंने बैक्ट्रिया प्रदेश पर भी अपना अधिकार जमा लिया था, अर्थात इन्होंने बैक्ट्रिया प्रदेश को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, जिसके बाद इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। गुप्त काल के सम्राट कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त ने भी हुणों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था। प्रशासन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो प्रशासन की दृष्टि से गुप्त सम्राट अर्थात गुप्त काल के सम्राट कुशल एवं सफल राजनीतिज्ञ तथा प्रजा हितकारी थे, अर्थात वे सदैव प्रजा के हित की रक्षा करते थे, वे प्रजा के हित में ही कार्य करते थे। इसके साथ ही साथ गुप्तकालीन सम्राट साहित्य एवं संगीत में निपुण तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। गुप्त काल को राजनीतिक एकता का युग भी माना जाता है। इतिहासकारों का यह मानना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात अर्थात मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में शक, पहलव, इंडो यूनानी तथा कुषाण जातियों ने भारत को अपना प्रभाव क्षेत्र बना लिया था, अर्थात इन सभी ने भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन गुप्त सम्राटों ने इन विदेशी आक्रमणकारियों तथा छोटे छोटे देशी राज्यों की प्रभुसत्ता को समाप्त करके भारत में एक संयुक्त एवं सशक्त शासन प्रणाली की व्यवस्था की, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो गुप्त काल के सम्राटों ने इन सभी विदेशी आक्रमणकारियों और छोटे छोटे देशी राज्यों के राजाओं को युद्ध में परास्त करके इनकी प्रभुसत्ता को समाप्त किया और भारत में एक संयुक्त और सशक्त शासन प्रणाली को लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। गुप्त काल के सम्राट समुद्रगुप्त को यह भली प्रकार पता था कि भारत की राजनीतिक अनेकता का मुख्य कारण सशक्त शक्ति का अभाव और भौगोलिक स्थिति की विषमता है।
अतः इसी कारण उसने परिस्थितियों को समझते हुए विजय नीति को अपनाया। गुप्त काल के अन्य सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी इसी नीति का अनुसरण कूटनीति के बल पर किया था और भारत में राजनीतिक एकता को स्थापित किया था। अतः इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि गुप्त काल राजनीतिक एकता का युग था। इस राजनीतिक एकता के कारण ही शांति एवं व्यवस्था भी भारत में स्थापित हो सकी थी। गुप्त काल को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का युग भी माना जाता है। इतिहासकारों का यह कथन है कि गुप्त सम्राटों की शासन व्यवस्था सुदृढ़ तथा सुसंगठित थी। उन्होंने नागरिक तथा सैनिक सेवाओं का पुनर्गठन किया था तथा कर्मचारियों को उनके कार्यों एवं उत्तरदायित्वों से परिचित कराया था। इतिहासकारों का यह कथन है कि वास्तव में गुप्त शासकों की इस स्वतंत्रता तथा समानता के सिद्धांतों पर आधारित शासन व्यवस्था में न्याय का स्वरूप निष्पक्ष था। गुप्त काल में सार्वजनिक व जनहितकारी कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रजा सर्व सुख संपन्न एवं समृद्ध रही। अतः इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था के गुणों के परिणाम स्वरूप ही गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुप्त काल के शासन व्यवस्था में जो गुण पाए गए उन्हीं गुणों के आधार पर ही गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल सामाजिक उपलब्धियों का युग था। गुप्त काल में प्रजा की सामाजिक समस्याओं का निराकरण उदारता पूर्वक किया गया था। वास्तविक दृष्टि से यदि देखा जाए तो गुप्त काल ब्राह्मणवाद के पुनरुत्थान का युग था। इस समय तक ब्राह्मण वर्ग इस बात से भली प्रकार परिचित हो गया था कि अब तक चले आ रहे हिंदू धर्म के दोषों एवं असंगतियों का निराकरण करके ही सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो गुप्त काल को सामाजिक उपलब्धियों का युग माना गया है, क्योंकि गुप्त काल में प्रजा की जो भी समस्याएं होती थी, मतलब जो भी सामाजिक समस्याएं होती थीं, उनका निवारण उदारता पूर्वक किया जाता था। और सही अर्थों में यदि देखा जाए तो ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान भी इसी युग में हुआ था, क्योंकि गुप्त काल का समय ही वह समय था जब ब्राह्मण वर्ग को इस बात का पता चला था कि हिंदू धर्म में जो दोष एवं असंगतियां पाई जाती हैं उन्हें दूर करके ही वे सभी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। उन्हें इसकी जानकारी हो गई थी कि जब तक कि हिंदू धर्म में पाए जाने वाले दोष एवं असंगतियों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक सामाजिक व्यवस्था को स्थापित नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि उन्होंने प्राचीन मान्यताओं तथा नवीन आवश्यकताओं का समन्वय करके समाज को एक नवीन दिशा प्रदान की। दूसरे शब्दों में कहें तो क्योंकि ब्राह्मण वर्ग को इस बात का अनुमान हो गया था कि हिंदू धर्म में पाए जाने वाले दोषों एवं असंगतियों को दूर किए बिना सामाजिक व्यवस्था को स्थापित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने हिंदू धर्म की पुरानी मान्यताओं और तत्काल समय में व्यक्तियों की जो आवश्यकता थी उन नई आवश्यकताओं को मिलाकर समाज को एक नई दिशा दिखाई। इस काल में अर्थात गुप्त काल में सामाजिक प्रतिबंध जो भी थे उन सामाजिक प्रतिबंधों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए संप्रदायों, वर्गों तथा वर्णों की प्रगति के लिए एक उचित मार्ग का पथ प्रदर्शन किया गया। गुप्त काल को धार्मिक सहिष्णुता का युग भी माना गया है, क्योंकि गुप्त काल के सम्राटों ने साम्राज्य की शांति, सुरक्षा व प्रगति के लिए धार्मिक सहिष्णुता से पूर्ण नीति को अपनाया था। यद्यपि गुप्त काल के सभी गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म में विश्वास करते थे, अर्थात वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन इसके बाद भी सभी गुप्त सम्राटों ने सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया। इस काल में अर्थात गुप्त काल में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध एवं जैन धर्म का भी विकास हुआ। गुप्त काल में केवल हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का ही निर्माण नहीं हुआ, बल्कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ जो अन्य प्रचलित धर्म थे उनके उपास्य विभूतियों की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया। गुप्त काल में पाए जाने वाले धार्मिक सहिष्णुता, उदारता तथा स्वतंत्रता के गुणों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग माना गया। गुप्त काल को सांस्कृतिक एकता का युग भी माना जाता है, क्योंकि गुप्त सम्राट आर्य संस्कृति के पोषक थे। आर्य संस्कृति के 3 मूल तत्वों देश, धर्म तथा भाषा की एकता ने
इस काल की संस्कृति को एकता प्रदान की। इस काल में संस्कृत को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। गुप्त काल में इस भाषागत एकता के कारण ही वहाँ की सांस्कृतिक एकता को बल मिला तथा उपनिवेश स्थापना के कार्यों को प्रोत्साहन मिला, जिसका परिणाम यह हुआ कि जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो एवं चीन में भारतीय संस्कृति का प्रवेश हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी स्थानों पर भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। गुप्त काल को आर्थिक समृद्धि का युग भी माना जाता है। इतिहासकारों का यह कथन है कि गुप्त काल में राजनीतिक एकता के परिणाम स्वरूप भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। क्योंकि गुप्त काल में राजनीतिक एकता के कारण भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ, यही कारण है कि गुप्त काल में आंतरिक व्यापार के साथ साथ भारत में विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हुई। क्योंकि पश्चिमी प्रदेश पर गुप्त शासकों का अधिकार हो गया था, अतः इसी कारण जो वहाँ के व्यापारिक मार्ग थे वे भी व्यापार करने के लिए उपलब्ध हो गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पश्चिमी क्षेत्रों के प्रदेशों पर अधिकार हो जाने के कारण पश्चिमी समुद्र तट के अनेक व्यापार मार्ग खुल गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षेत्रों के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया, तब उनका अधिकार उन क्षेत्रों पर हो जाने के कारण वहां पर जो समुद्र तट के अनेक व्यापारिक मार्ग थे वे सभी मार्ग उनके लिए खुल गए थे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं अर्थात गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं वे इस बात को सिद्ध करती हैं कि गुप्त काल की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी और वहाँ की प्रजा बहुत ही सुखी और संपन्न थी। क्योंकि गुप्त काल में आवश्यकता से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होता था, अतः इसी कारण इन परिस्थितियों में बहुत सारे गृह उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों इत्यादि का गुप्त काल में जन्म हुआ अर्थात उनका विकास हुआ। अतः इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि गुप्त काल में जो आर्थिक समृद्धि थी वह गुप्तकालीन आर्थिक समृद्धि स्वर्णयुगीन थी। गुप्त काल साहित्य के उत्कर्ष का युग था। गुप्त काल में सभी रचनाओं की सर्वोत्कृष्टता इस बात का द्योतक है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी काल में इतनी अधिक श्रेष्ठ रचनाएं नहीं रची गईं। गुप्त काल में कालिदास, हरिशेन, शूद्रक, विशाखदत्त, वात्सायन, सुबंधु, वत्सभट्टी, अमर सिंह, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, नागार्जुन, कामंदक, याज्ञवल्क्य, आचार्य मैत्रेय, बुद्धघोष, असंग इत्यादि अनेक साहित्यकारों ने साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। गुप्त काल में साहित्यकारों के द्वारा धार्मिक विषय, विधि, न्याय, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण, गणित, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र तथा नाटक इत्यादि की रचनाएं की गईं। गुप्त काल को कला के विकास का युग भी माना जाता है। गुप्त काल को ललित कलाओं का स्वर्णयुग कहा जाता है क्योंकि इस काल में भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला इत्यादि के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई अर्थात इन सभी कलाओं का विकास हुआ। जबलपुर का विष्णु मंदिर, नागौर राज्य का शिव मंदिर, अजयगढ़ का पार्वती मंदिर, रांची तथा बोधगया के मंदिर व कानपुर जिले का भीतरगांव ईंटों का मंदिर इत्यादि सभी मंदिर गुप्तकालीन भवन निर्माण कला के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं, जो कि गुप्तकालीन भवन निर्माण की कला को दर्शाते हैं। अजंता की अधिकांश गुफाओं का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। गुप्त काल में भवन निर्माण कला के साथ साथ तक्षण कला के क्षेत्र में भी उन्नति हुई थी। अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन कला को ही दर्शाते हैं। ये चित्र गुप्तकालीन कला के अद्भुत उदाहरण माने जाते हैं। गुप्त काल वैज्ञानिक प्रगति का भी युग माना जाता है क्योंकि गुप्त काल में साहित्य एवं विभिन्न कलाओं के साथ साथ वैज्ञानिक क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति हुई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि गुप्त काल में अन्य सभी कलाओं के क्षेत्र में विकास के साथ साथ वैज्ञानिक क्षेत्र में भी विकास हुआ था। आर्यभट्ट इस युग के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। वराहमिहिर इस युग के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध ज्योतिषी और वाग्भट्ट
औषधि शास्त्र के प्रमुख विद्वान थे। इन सभी ने गुप्त काल में विभिन्न ग्रंथ लिखे और अपने अपने क्षेत्र में नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया था। गुप्त काल को आर्य संस्कृति के प्रसार का युग भी माना जाता है, क्योंकि गुप्त काल वास्तव में संस्कृति के प्रसार का युग था। इस काल में आर्य संस्कृति का प्रसार विदेशों में भी हुआ था, जैसे कि लंका, वर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, चीन, कोरिया, जापान इत्यादि। इन सभी देशों में धर्म प्रचारकों एवं व्यापारियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति प्रसारित हुई थी। आज भी इन देशों में भारतीय संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। इन सभी विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त काल में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत ही अधिक उन्नति हुई थी। गुप्त काल के समय ये सभी कलाएं अपने चरम उत्कर्ष पर थीं। इस काल में इन सभी कलाओं की जैसी उन्नति हुई, वैसी उन्नति ना तो कभी गुप्त काल से पहले हुई और ना ही कभी गुप्त काल के बाद। अतः इसी कारण गुप्त काल को निसंदेह भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी गुप्त काल के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।